हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास है। 8वीं क्लास है आज हमारी इकोनॉमिक्स की। और कल जैसे कि हमने बात की थी, हमने अब तक इन्फ्लेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं। और अभी हम आज बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में और आरबीआई के बारे में। ठीक है। तो जैसा कि हमने कल तक देख लिया था कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन होता है किसी भी चीज़ की कोई बास्केट ऑफ गुड्स होती है हमारे पास, उसकी कीमतों में घटना या बढ़ना, इस चीज़ को हम इन्फ्लेशन ही बोलते हैं। घटने को डिफ्लेशन बोलते हैं और बढ़ने को इन्फ्लेशन बोलते हैं, लेकिन जनरली इन दोनों को कंसीडर अगर हम एक साथ करें तो हम इसको इन्फ्लेशन ही बोलते हैं। ठीक है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया का सेंट्रल बैंक है और उसका जो सबसे मेजर काम है वो है मनी इशू करना। ठीक है। और मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। अब मनी सप्लाई को आरबीआई किस हिसाब से कंट्रोल करता है, यानी कि किन चीज़ों को कंसिडरेशन में लेके कंट्रोल करता है, तो हमने कल भी ये बात हम कल के क्लास में भी कर चुके हैं कि इन्फ्लेशन ऐसी चीज है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टारगेट करता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी सप्लाई को इन्फ्लेशन के हिसाब से ही घटाता और बढ़ाता है। ठीक है। अब जो भी मनी सप्लाई, यानी कि मनी सप्लाई से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी। मॉनेटरी का मतलब होता है रिलेटेड टू मनी। किससे रिलेटेड? मनी, यानी कि मुद्रा। मुद्रा से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उनको हम मॉनेटरी बोलते हैं, यानी कि रिलेटेड टू मनी। पॉलिसी मतलब पॉलिसी, यानी कि मनी से रिलेटेड जो पॉलिसी होती है, मनी सप्लाई से रिलेटेड जो पॉलिसी होती है उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। और ये मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि इस मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। सरकार का काम क्या है? फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? जिसमें टैक्सेस वगैरह होते हैं उनसे भी मनी सप्लाई कंट्रोल होती है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए होती है। शॉर्ट टर्म के लिए जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम होता है, यानी कि जो मेजर मनी सप्लाई कंट्रोल करने का काम होता है वो किसका होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है। अब हम देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी ना, हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है और कितने टाइप का होता है। तो जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी होता है वो मेजरली दो टाइप का होता है। सबसे पहला एक्सपांशनरी, और दूसरा हमारे पास होता है कॉन्ट्रैक्शनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी। अब ये दोनों क्या क्या होते हैं हम बात करते हैं। एक्सपांशन का मतलब क्या होता है? एक्सपांशन का मतलब होता है किसी चीज का फैलना, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है उसका सिकुड़ना। ठीक है। अब हम यहां किसके फैलने और किसके सिकुड़ने की बात कर रहे हैं? हम यहां किसी भी देश की इकोनॉमी, यानी कि उसकी प्रोडक्शन पावर, उसके सिकुड़ने की बात कर रहे हैं। तो हम किसके सिकुड़ने या फैलने की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं किसी भी देश की इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम, उसके फैलने या उसके सिकुड़ने की हम बात कर रहे हैं। तो जो एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो तब लाई जाती है जब हमारे देश में स्लो डाउन हो। अब जैसे कि हमने कल बात की थी कि जो इन्फ्लेशन होता है, कल और परसों की क्लास में भी हमने बात की थी, जो इन्फ्लेशन होता है वो एक लिमिट तक हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। कैसे अच्छा होता है? इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी। कैसे? हमने बात की थी कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, फिलिप्स कर्व हमने देखा था। फिलिप्स कर्व में क्या बताया था फिलिप ने कि जब क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो नीचे जाता है। और जब अनएम्प्लॉयमेंट नीचे जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट जब नीचे जाएगा तो क्या होगा? सब लोगों को रोजगार मिलेगा। सब लोगों को रोजगार मिल रहा है, इसका मतलब प्रोडक्शन हाई है। जब रोजगार लोगों को तभी मिल सकता है ना जब वो फैक्ट्रियां कुछ बना रही हूं। जब फैक्ट्रियां कुछ बनाएंगी तभी लोगों को रोजगार मिलेगा। तो अगर लोगों को रोजगार मिल रहा है, इसका मतलब हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो एक्सपांड हो रहा है, यानी कि फैल रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? इन्फ्लेशन को हाई रखना चाहिए। ठीक, हाई यानी कि एक लिमिट तक। लिमिट से ज्यादा, लिमिट से बाहर हाई हो जाएगा तो लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं होगा कि वो अपना पेट भर पाए। तो इसलिए हम जो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, उसके पास एक टारगेट है, वो होता है इन्फ्लेशन को 6% से नीचे रखने का। ठीक है। 6% से नीचे इन्फ्लेशन को रखना चाहती है और 2% से ऊपर। यानी कि आरबीआई क्या मानता है कि 2% से कम इन्फ्लेशन अच्छा नहीं है और 6% से ज्यादा इन्फ्लेशन अच्छा नहीं है। तो 2 और 6 का एक रेंज है, इस रेंज में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है। ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की। तो एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कब लेके आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आप खुद सोचिए कि जब
इकोनॉमी में स्लो डाउन हो, यानी कि प्रोडक्शन कम हो, तो रिजर्व बैंक चाहेगा कि भाई हमारी इकोनॉमी ग्रो करे। हमारी इकोनॉमी ग्रो करवाने के लिए वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा हाई हो। तो हमने बात की कि इन्फ्लेशन को टारगेट करके ही मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जब लेके आता है तो वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि इन्फ्लेशन हाई हो जाए। तो हाई हो जाए ये कब चाहेगा, जब इन्फ्लेशन 2% के आसपास आ जाएगा, यानी कि 2% से नीचे जाने का उसका रिस्क होगा, उस टाइम पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब लेकर आएगा, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तब लेकर आएगा जब उसे डर लगेगा कि जो इन्फ्लेशन है वो 6% से ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि 6% से ज्यादा, हमने बात की कि 6% से ज्यादा इन्फ्लेशन भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर इतना बढ़ जाएगा, महंगाई अगर इतनी बढ़ जाएगी, लोगों की जेब में इतना पैसा भी नहीं होगा कि वो अपना पेट भर पाए, ठीक है। तो ऐसा तो कोई भी सेंट्रल बैंक, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी नहीं चाहेगा कि भाई लोगों के पास इतना पैसा ही ना हो कि वो अपना पेट भर पाए। तो जब इन्फ्लेशन के हाई होने का रिस्क रहता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता है, और जब इन्फ्लेशन का इस टारगेट से नीचे जाने का भय रहता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता है, ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी का जो टारगेट है वो 2 से 6 के बीच में है। अब 2 से 6 के बीच में हमारे पास क्या आता है, 4%, ठीक है। तो अगर आपसे सिंपली ये पूछा जाए कि भाई जो इन्फ्लेशन कॉरिडोर है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मानता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन को जो क्या बोलते हैं एग्जैक्ट कितना रखना चाहता है वो है 4%, लेकिन इतना एग्जैक्ट रख नहीं पाता, ठीक है। ये आइडियल इन्फ्लेशन माना जाता है। 4% किसी इकोनॉमी में आइडियल इन्फ्लेशन माना जाता है। आइडियल मतलब सबसे बेहतर, ठीक है। आइडियल इन्फ्लेशन 4% माना जाता है। 6% तक बढ़ने दो कोई दिक्कत नहीं है, और 2% तक घटने दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना चलता है, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमी है, हर चीज को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है। तो इतना 2% का मार्जिन घटने का, 2% का मार्जिन बढ़ने का दिया हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाता कौन है, ठीक है। तो हमने अभी तक बात की कि मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई एक इंसान तो है नहीं, ठीक है, कि भाई एक शक्तिकांत दास जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है, वो इकलौता तो रिजर्व बैंक है नहीं। रिजर्व बैंक एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो बस उसके गवर्नर है, ठीक है। तो पहले हमारे पास आरबीआई एक्ट था 1934 का। आरबीआई एक्ट जो 1934 का था, उसमें क्या दिया हुआ था कि पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज करने का काम होता था वो सिर्फ किसका होता था, गवर्नर ऑफ आरबीआई। यानी कि पहले मॉनेटरी पॉलिसी बनाना सिर्फ एक ही इंसान के हाथ में था, जो कि था गवर्नर ऑफ आरबीआई। पहले गवर्नर ऑफ आरबीआई अकेला जो भी चीज डिसाइड करता था वही मॉनेटरी पॉलिसी बन जाती थी, ठीक है। लेकिन फिर इसके अंदर एक संशोधन किया गया, क्योंकि ये गलत है। सिर्फ एक इंसान के हाथ में कुछ भी होना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वो भाई एक इंसान तो गलती कर सकता है ना, मतलब अगर ज्यादा लोग मिलकर कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी कम है कि गलती होगी, ठीक है। तो इसलिए इसमें अमेंडमेंट करके, आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट करके हमारे इंडिया में एक एमपीसी बनाई गई। अब एमपीसी क्या है, एमपीसी की फुल फॉर्म होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ठीक है। एमपीसी की फुल फॉर्म होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एम से मॉनेटरी, पी से पॉलिसी, ये वर्ड्स बहुत बार लिख चुके हैं हम, बार बार मैं नहीं लिखूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में हमारे पास कितने मेंबर्स होते हैं, हमारे पास एमपीसी में 6 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से 3 आते हैं आरबीआई की साइड से, 3 आरबीआई की साइड से, और 3 आते हैं गवर्नमेंट की साइड से, ठीक है। अब 3 जो गवर्नमेंट वाले मेंबर्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी तरफ से नॉमिनेट करती है, यानी कि सरकार अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, ठीक है। और जो आरबीआई की साइड वाले 3 लोग होते हैं उनमें कौन कौन होते हैं, उनमें सबसे पहला होता है आरबीआई का गवर्नर, जो कि एमपीसी का चेयरपर्सन भी होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कभी एग्जाम में कि एमपीसी का चेयरपर्सन कौन होता है, तो वो गवर्नर ऑफ आरबीआई होता है, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एमपीसी में कितने मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं। 6 मेंबर्स कैसे कैसे आते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से और 3 गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। दूसरा मेंबर हमारे पास आरबीआई की साइड से जो होता है वो होता है डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, यानी कि आरबीआई में एक गवर्नर होगा, एक डिप्टी गवर्नर होगा। तो जो डिप्टी गवर्नर होगा वो भी इसका मेंबर होता है एमपीसी का। और तीसरे नंबर पे आरबीआई का कोई भी ऑफिसर होता है जिसको नॉमिनेट किया जाता है बाय गवर्नर ऑफ आरबीआई, ऑफिसर ऑफ
आरबीआई, ठीक है। ये ऑफिसर कौन होता है? जिसको गवर्नर नॉमिनेट करता है, ठीक है। तो ये 3 लोग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में आरबीआई की तरफ से आते हैं और गवर्नमेंट अपने 3 लोग नॉमिनेट करती है। गवर्नमेंट किसी भी 3 लोगों को नॉमिनेट कर सकती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, उसकी साल में 3 मीटिंग, 3 नहीं 4 मीटिंग्स कंपलसरी होती हैं, यानी कि हर 3 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मिलना कंपलसरी होता है। 12 महीने हुए हमारे पास साल में, 12 मंथ्स। और इसमें क्या लिखा होता है, मॉनेटरी पॉलिसी वाली जो अमेंडमेंट है, इसमें ये लिखा हुआ है कि इसका साल में 4 बार मिलना कंपलसरी है। तो अगर 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आया? 3, यानी कि हर 3 मंथ्स में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक मीटिंग होना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये तो हमने बात की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। अब जनरली ये कितने टाइम में मिलती है? जनरली ये मिलती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हर 2 महीने में, एवरी 2 मंथ्स, एवरी 2 मंथ्स, यानी कि हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक मीटिंग होती है, जिसमें ये सब मिलकर बैठकर डिसाइड करते हैं कि भाई हमारे देश की मॉनेटरी पॉलिसी कैसी होगी, कॉन्ट्रैक्शनरी होगी या एक्सपांशनरी होगी। अब ये कॉन्ट्रैक्शनरी एक्सपांशनरी डिसाइड करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, यानी कि कैसे डिसाइड, मतलब डिसाइड कर लिया कि भाई कॉन्ट्रैक्शनरी होनी चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्शनरी होनी चाहिए, तो वो लोगों तक पहुंचेगी कैसे? कॉन्ट्रैक्शनरी करने के लिए हमें क्या घटाना क्या बढ़ाना पड़ेगा, किन चीजों को चेंज करना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्शनरी से एक्सपांशनरी हो जाए, एक्सपांशनरी से कॉन्ट्रैक्शनरी हो जाए, ठीक है। इनके बारे में हम अभी बात करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक मीटिंग होती है, जिसमें ये उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं जिससे कि मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सपांशनरी से कॉन्ट्रैक्शनरी कर दिया जाए या कॉन्ट्रैक्शनरी से एक्सपांशनरी कर दिया जाए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स कैसे होते हैं कि भाई जो रिजर्व बैंक क्या चाहता है, रिजर्व बैंक मनी सप्लाई को अपने हिसाब से मैनेज करना चाहता है। यानी कि रिजर्व बैंक चाहता है कि भाई जब तक पैसा, मतलब जब एक्सपांशन हो रहा हो, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो, तो आरबीआई चाहता है कि पैसा इकोनॉमी में से बाहर निकाल लिया जाए, ठीक है। क्योंकि जो इकोनॉमी में किसी भी चीज़ की वैल्यू होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिमांड और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है ना। हमने बात की एक फ्री मार्केट में किसी भी चीज़ की कीमत किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिमांड और सप्लाई के ऊपर, ठीक है। अब सोचिए, पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड हमेशा हाई होती है, ठीक है, और डिमांड हमेशा ही हाई रहेगी। पैसा हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि मेरे पास पैसा हो, ठीक है। तो रिजर्व बैंक क्या कंट्रोल करता है? रिजर्व बैंक पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करता है, घटाता या बढ़ाता है। रिजर्व बैंक पैसे की सप्लाई को घटाता या बढ़ाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब कैसे घटाता बढ़ाता है? देखिए, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इंडिया के जितने भी बैंक्स हैं, ठीक है, जब तक वो लोन में लोगों को पैसा नहीं देंगे, हमने 2-3 क्लास पहले हमने बात की थी कि बैंक मनी कैसे क्रिएट होती है। बैंक मनी कैसे क्रिएट होती है? कमेंट कीजिए आप, अगर आप तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर वो क्लास देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि बैंक मनी कैसे क्रिएट होती है। अब बैंक मनी कैसे क्रिएट होती है कि जब जो बैंक्स होते हैं वो पैसा उधार में लोगों को जब पैसा देते हैं तो उससे बैंक मनी क्रिएट होती है। रिजर्व बैंक अगर हमारे 1 रुपया इश्यू करता है तो वो बैंक मनी के थ्रू 10-15 रुपए तक बढ़ जाता है, यानी कि इकोनॉमी में उसकी वैल्यू 10 से 15 रुपए तक हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए अगर रिजर्व बैंक बैंकों को बोल दे कि भाई आप 10 रुपए लोन में मत घुमाओ, आप ये 1 रुपया है, इस 1 रुपया में से सिर्फ 90 पैसे घुमाओ, बाकी 10 पैसे आपको अपनी जेब में रखने हैं, तो यानी कि अब अगर 10 पैसे इधर से कट गए तो यहां पर 10 की जगह 9 ही रुपए आ पाएंगे, ठीक है। तो बैंक मनी क्रिएशन कम हो गया ना, तो बैंक मनी क्रिएशन कम हो गया, इसका मतलब लोगों की जेब में जो पैसा है वो घट गया, तो रिजर्व बैंक ने कुछ पैसा निकाल लिया, ठीक है। इन्हीं को इसी तरीके से जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो काम करती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके टूल्स क्या क्या हैं, यानी कि कैसे किन किन तरीकों से मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी जब रिलीज की जाती है उसमें किन किन चीजों के बारे में बात की जाती है और उनको कैसे घटाया कैसे बढ़ाया जाता है और उनके घटाने बढ़ाने से हमारी इकोनॉमी पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले एक चीज हम बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट क्या होती है, ठीक है। रेपो रेट हमारे पास एक ऐसी रेट होती है, रेट हम जनरली किस टर्म्स में बात करते हैं रेट की? रेट ऑफ
इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर, है ना। रेट हमारी जनरली इंटरेस्ट रेट होती है। तो जब रेपो रेट हमारी एक ऐसी इंटरेस्ट रेट है जिस रेट के ऊपर जो आरबीआई है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, आरबीआई अपना पैसा बैंकों को उधार देता है। आप सोचिए, आपका एक बैंक है, ठीक है, आपके पास जितने डिपॉजिट्स आए उससे ज्यादा आपने लोन दे दिया, ठीक है, आपने जितने डिपॉजिट्स आए वो सारे आपने लोन में दे दिए। अब आपके पास कोई पैसा नहीं है और मैं आता हूं आपके पास, हिमांशी मैम आती है आपके पास, हिमांशी मैम आपके पास आके बोलती हैं कि भाई जो क्या बोलते हैं, मुझे ना 10 रुपए लोन में दे दो, ठीक है। तो आपके पास तो पैसा है ही नहीं, आप कहां से लेके आओगे? आप जाओगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आप जाओगे और आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोलोगे कि भाई आप मुझे कुछ पैसा उधार दे दो। लाइक आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 10 रुपए उधार लिए और वो 10 रुपए आपने फिर आगे जो आपसे उधार मांगने वाला है उसको दे दिए, ठीक है। तो आरबीआई क्या है? आरबीआई इज कॉल्ड बैंकर्स बैंक, ठीक है। बैंकर्स बैंक का मतलब यही होता है कि जब बैंकों को लोन की जरूरत पड़ती है तो वो कहां जाते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाते हैं, ठीक है। तो वो पैसा आपने आगे दिया, ठीक है। तो अगर आरबीआई पहले सोचो आपको 1% इंटरेस्ट पर पैसा दे रहा था, तो आप आगे उसको कितना, बैंक कितने परसेंट पर दे सकता था? 2% पर, ठीक है। लेकिन अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया कि उसने 1% की जगह यहां से 2% इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया। तो अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां से 2% इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देगा तो यहां पर बैंक को इंटरेस्ट रेट, अपना फायदा भी तो कमाना है, बैंक को भी तो धंधा करना है। तो अगर बैंक अगर धंधा करना चाहेगा तो बैंक को इससे तो ज्यादा पैसा ही कमाना पड़ेगा ना, इससे तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करना पड़ेगा। तो बैंक यहां पर सपोज कीजिए 3% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है, ठीक है। अब जो भी लोन लेने आया है वो एक छोटा कारोबारी है, छोटी मोटी दुकान चलाता है बेचारा, वो 2% तक तो रेट अफोर्ड कर सकता था, यानी कि 2% इंटरेस्ट रेट तो वो अफोर्ड कर सकता था, 3% वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब अगर वो 3% इंटरेस्ट रेट अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो वो लोन नहीं लेगा, ठीक है। और अगर उसने लोन नहीं लिया तो वो पैसा इकोनॉमी में आया क्या? नहीं आया, वो बैंक के पास ही रह गया, वो पैसा इकोनॉमी में आया ही नहीं। जब वो पैसा इकोनॉमी में आया ही नहीं तो इसका मतलब इकोनॉमी में से पैसा कम हो गया ना, पैसे की जो इकोनॉमी में बढ़ने की रेट है वो कम हो गई ना, पैसा इकोनॉमी में आया ही नहीं। अगर जब तक 2% रेट थी तब तक वो पैसा इकोनॉमी में आना था कायदे से, लेकिन आया नहीं क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा क्या बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की टारगेटिंग होती है वो इस तरीके से होती है कि 3% अगर वो हो गया, मतलब अगर जब यहां पर जो रेट आरबीआई ने बढ़ा दिया तो उसकी वजह से यहां इकोनॉमी में जो पैसा आना था वो नहीं आया, इकोनॉमी में जो पैसा आना था वो नहीं आया, तो इस वजह से मनी सप्लाई क्या हो गई? मनी सप्लाई क्या हो गई? बताओ, आप बताओ। जो पैसा आना था वो नहीं आया तो मनी सप्लाई क्या होगी? मनी सप्लाई हमारी गिर जाएगी, मनी सप्लाई घट जाएगी। तो अगर मनी सप्लाई घट जाएगी तो इकोनॉमी में जो पैसा आना था वो नहीं आया, तो मनी सप्लाई जब घट जाएगी तो मनी, जिस चीज की सप्लाई कम होती है उस चीज की वैल्यू बढ़ जाती है। तो अगर मनी की वैल्यू बढ़ गई, मनी की वैल्यू बढ़ गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि चीजों की वैल्यू मनी के कंपैरिजन में कम हो गई, है ना। हम वैल्यू का घटना बढ़ना हम कंपैरिजन में ही तो बात करते हैं कि भाई मनी की वैल्यू बढ़ गई तो और चीजों की वैल्यू घट गई, ठीक है। अब रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जो आरबीआई बैंक्स को जब पैसा देता है उधार में तो जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई चार्ज करता है उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। यानी कि ये रेपो रेट एक ऐसी रेट है जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को अपना पैसा उधार देता है। यानी कि रिजर्व बैंक के पास कुछ पैसा है वो उसे उधार देना है। अब रिजर्व बैंक में आपका और मेरा अकाउंट नहीं है, लेकिन जो बाहर बैंक है एसबीआई, पीएनबी, उनका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक अकाउंट है, तो वो उनको जब पैसा उधार लेना होता है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएंगे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको किस रेट पर पैसा उधार देगा? रेपो रेट पर। रेपो रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना पैसा बैंकों को उधार देता है। तो रेपो रेट क्या हुआ? रेपो रेट वो रेट हुई जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को अपना पैसा उधार देता है, ठीक है। अभी इसके साथ साथ एक चीज और होती है, वो चीज हमारे पास क्या होती है? वो होती है, उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो रेट। अब देखिए, हम इस वर्ड के मीनिंग से भी समझ सकते हैं। रिवर्स का मतलब उल्टा, यानी कि रेपो का उल्टा। रेपो में क्या होता था? आरबीआई अपना पैसा
बैंकों को उधार देता था, यानी कि यहां देने वाला कौन है, आरबीआई, लेने वाला कौन है, बैंक। ठीक है, लेकिन सपोज कीजिए एक कोई बैंक है, एसबीआई, पीएनबी, कोई भी, आप एक बैंक चला रहे हो, आप खुद को मान लीजिए आप एक बैंक करो, आप अपना बैंक चला रहे हो, और आपके पास जो क्या बोलते हैं डिपॉजिट करने वाले थे वो बहुत ज्यादा लोग आ गए, बहुत ज्यादा पैसा आपके पास आ गया एकदम से, और लोन लेने वाले इतने अभी मार्केट में है नहीं, तो आपका लोन नहीं, आप लोन नहीं दे पा रहे हो, आप उतना पैसा लोन में नहीं घुमा पा रहे हो। जब आप लोन में पैसा नहीं घुमा पा रहे हो तो आप अपने एक्स्ट्रा पैसे का क्या करोगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैंकों का एक अकाउंट होता है आरबीआई में, है ना, बैंकों का अकाउंट होता है आरबीआई में, तो बैंक अपना पैसा कहां जाके जमा करेंगे, बैंक अपना पैसा आरबीआई में जाकर जमा करेंगे। और यहां पर जैसे आप जब बैंक में पैसा जमा करते हो तो बैंक आपको सेविंग्स अकाउंट पे कुछ हल्की फुल्की इंटरेस्ट देता है, तो वो जो इंटरेस्ट रेट होती है जो आरबीआई बैंक्स को देता है जब बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं। देखिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, जो रेपो रेट है, रेपो रेट पर पैसा उधार दिया जाता है, आरबीआई अपना पैसा बैंकों को उधार में देता है, लेकिन बैंक आरबीआई को पैसा उधार नहीं दे रहे हैं, वो अपना पैसा जमा करवा रहे हैं आरबीआई में। इन दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, उधार देना और पैसा जमा करवाना अलग अलग चीजें हैं, है ना। अब आप बैंकों के पास अपना पैसा जाकर जमा करवा रहे हो, उधार नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो यहां पर जब बैंक आरबीआई के पास अपना एक्स्ट्रा पैसा जमा करते हैं तो उस पर आरबीआई बैंकों को कुछ इंटरेस्ट देता है, हल्का फुल्का इंटरेस्ट रेट देता है, उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, वो रेट जिस पर बैंक अपना पैसा जब आरबीआई में जमा करवाते हैं तो आरबीआई बैंकों को जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, जो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है उसको हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, अब हमने रेपो और रिवर्स रेपो जो ये दोनों पढ़ा, इसको हम इन दोनों को साथ मिलाकर हम बोलते हैं एलएएफ। एलएएफ क्या होता है, इस चीज की फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। एलएएफ जो होता है उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी का मतलब मैंने आपको पहले भी एक क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि लिक्विडिटी का मतलब होता है कि वो चीजें जिनको आप तुरंत से यूज कर सकते हो किसी दूसरी चीज को खरीदने के लिए। तो सबसे ज्यादा लिक्विड चीज हमारे पास क्या होती है, पैसा, मनी सबसे लिक्विड चीज होती है। ठीक है, तो इस लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए, यानी कि एडजस्ट करना मतलब घटाना या बढ़ाना अपनी सुविधा के हिसाब से। ठीक है, इस लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए जो फैसिलिटी आरबीआई प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के दो पार्ट्स होते हैं, क्या क्या हमने अभी अभी पढ़े, रेपो और रिवर्स रेपो। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के कितने पार्ट्स होते हैं, तो बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। एक बैंक रेट भी होता है, बैंक रेट रेपो रेट ही होता है, रेपो रेट के बराबर ही होता है। ठीक है, तो बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट हमारे पास होता है रेपो रेट, दूसरा पार्ट हमारे पास होता है रिवर्स रेपो रेट और तीसरा पार्ट हमारे पास होता है बैंक रेट। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा अभी तक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में। ठीक है, इसके बाद कुछ और टूल्स भी होते हैं जिनकी मदद से आरबीआई जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल कर सकता है। वो टूल्स हमारे पास होते हैं सीआरआर, एसएलआर। ये 2 चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं ये हमारे पास रिजर्व रेशियोज होते हैं। ये हमने पहले भी एक क्लास में हम देख चुके हैं अभी तक, तो इनको हम डिटेल में कल पढ़ेंगे। आज मैं आपकी ज़्यादा देर क्लास नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है आज, तो इनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।